नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं कैसा था ये क्वेश्चन पेपर, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पुरानी शिफ्ट में भी आए हुए हैं, लेकिन ये देखकर आप वीडियो स्किप मत कर देना कि सारे पुराने ही क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आए थे इस शिफ्ट में, किसी की भाषा चेंज करी थी और कुछ नए बनकर भी आए थे। तो हम सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन डिस्क्राइब बाय स्पेंसर इज। स्पेंसर ने शिक्षा की परिभाषा किस रूप में दी है? तो हम इस क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्पेंसर ने बोला है एजुकेशन इज अ कंप्लीट लाइफ। पूर्ण जीवन निर्वाह को ही एजुकेशन बोला है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who said the widest road leading to the solution of all problems is? हमारी सभी समस्याओं के समाधान का सबसे व्यापक मार्ग शिक्षा है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसके अंदर नर्सरी, KG1, KG2 क्लासेस को शामिल किया जाएगा। तो कक्षा 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करना बाल वाटिका कहलाएगा। कक्षा 3 से 5 तक के जो बच्चे रहेंगे वो बाल वाटिका के अंदर आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, व्हाट इज हिडन करिकुलम? अप्रकट पाठ्यक्रम क्या है? फोकस ऑन इनफॉर्मल गेनिंग ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल्यों और मान्यताओं को अनौपचारिक ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाना। इसके लिए किसी प्रकार का सिस्टम नहीं बनाया जाता, किसी प्रकार की क्लास नहीं लगी जाती, फिर भी ये चीज़ें हम गेन कर लेते हैं, इसलिए इसको हिडन करिकुलम कहा जाता है। हमारे पाठ्यक्रम इस प्रकार से विकसित किया गया है कि उसी पाठ्यक्रम के साथ ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसके लिए। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज? संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने संबंधी सुविधाओं के बारे में उपबंध किया गया है? तो ये उपबंध किया गया है आर्टिकल 350A, यानी अनुच्छेद 350 का में कहा गया है कि बच्चों की प्राइमरी शिक्षा जो है वह मदर टंग में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग स्पेस इन स्कूल? विद्यालय में अधिगम स्थान क्या होता है? वेल सेट क्लासरूम विथ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा है। बहरित माहौल में सुव्यवस्थित कक्षा ही अधिगम स्थान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडोलेसेंट स्टेज व्हाट द बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपेक्ट इन द स्कूल? किशोर अवस्था में बालक और बालिकाओं की विद्यालयों से क्या अपेक्षा रहती है? तो एडोलेसेंट में जो भी बच्चे रहते हैं उनकी अपेक्षा रहती है कि उनको इमोशनल सपोर्ट मिले, संवेदनात्मक सहयोग मिले। अगला क्वेश्चन है, फॉल्स अंडर मॉरल डोमेन कैटेगरी? निम्नलिखित में से क्या नैतिक जगत की श्रेणी में आता है? तो मॉरल डोमेन क्या होता है आपका, ताकि आप अंतर कर पाओ सही और गलत में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में विभेदन करना ही आपका मॉरल डोमेन है। नेक्स्ट है, द एसेंशियल फैक्टर टू प्रमोट डेवलपमेंट टास्क इन चाइल्डहुड कम अंडर? बाल अवस्था में विकास कार्य को बढ़ावा देने वाले अनिवार्य कारक है। देखिए, डेवलपमेंट टास्क के अंदर कुछ चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम डेवलपमेंट टास्क के अंदर लेकर आएंगे? सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले किसकी, सीखने की। सही लिखा है, मुझे लगा एम बन गया वो। चलो, सेकंड इसके अंदर आती है एडिक्वेट गाइडेंस, उसको एक अच्छी तरीके से गाइडेंस भी मिले। ठीक है। एक आता है इसमें अंदर मोटिवेशन, कि बच्चे को भाई मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए। एक इसके अंदर आता है गुड हेल्थ, यानी कि बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य हो। एक इसके अंदर आता है एप्रोप्रिएट
लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि का एक सही स्तर होना चाहिए। और इसके अंदर आता है क्रिएटिविटी, ठीक है। ये सारी चीजें डेवलपमेंट टास्क के अंदर आती है, चाइल्डहुड में बच्चे का जो विकास होता है उनके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर लगा सकते हैं कि न्यूनतम बुद्धि या मिनिमम इंटेलिजेंस, यानी उस तरह के विकास की एक इंटेलिजेंस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। तो वो आपका इसके अंदर आ जाएगा डेवलपमेंट टास्क के अंदर। हाँ, एनवायरनमेंट भी सही है, फिजिकल ग्रोथ भी सही है, एडेप्टेबिलिटी भी सही है, लेकिन इस तरह से डेवलपमेंट टास्क को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैच्योरेशन इन चाइल्ड्स ग्रोथ, बालक के विकास में परिपक्वता क्या है? इंटरेस्ट, फीलिंग्स, इमोशंस या फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एडेप्टिव चेंज इन चाइल्ड्स ग्रोथ। तो सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही राइट आंसर होगा। बालक के विकास में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूल परिवर्तन ही मैच्योरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियरल ट्रेट इन एडोलेसेंट इज, किशोर अवस्था में व्यवहारात्मक लक्षण क्या होता है? एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, माल एडजस्टमेंट, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी, आक्रामकता, हताशकता, दुख आयोजन, अपनी असमर्थता से संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर रहेगा, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी। जो एडोलेसेंस रहते हैं वे अपनी पहचान के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड एम्पावर द चाइल्ड इन क्लासरूम इन लर्निंग, निम्नांकित में से क्या अधिगम के लिए कक्षा में बालकों के सबलीकरण में सहायक रहेगा? तो वो रहेगा कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। बच्चे को खुद अपना नॉलेज क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फीडबैक सिस्टम इन क्लासरूम इज नेसेसरी फॉर, कक्षा में फीडबैक प्रणाली क्यों आवश्यक है? तो हमें पता है फीडबैक किस लिए दिया जाता है। फीडबैक दिया जाता है खुद का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जो जितने भी हम ऐप वगैरह आजकल यूज कर रहे हैं, जब भी हम कोई चीज़ मंगाते हैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या किसी भी ई कॉम वेबसाइट से, तो वहाँ पर वो हमसे फीडबैक का बोलते हैं कि सर आप फीडबैक दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। अध्यापकों और विद्यार्थियों के आत्म सुधार के लिए फीडबैक हमेशा सुधार के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। इसमें 204 है बट 204 वो क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। क्वेश्चन इसके अंदर जो आपके 60 है वो 60 के 60 क्वेश्चन ही रहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र पद से आपका क्या तात्पर्य है? ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन और अनुदेश सहित अध्यापन पद्धति का व्यापक परास, यही आपकी पेडागोजी होती है। बाकी जो चीज़ें नीचे लिखी है वो सारी आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इंक्लूड हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कुड बी द एग्जाम्पल फॉर कम्युनिटी लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक अधिगम का उदाहरण हो सकता है? क्लासरूम टास्क, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट इन लैब्स, ओरल क्वेश्चंस बाय टीचर। तो कम्युनिटी लर्निंग क्या होगी? जिसमें बच्चे अपने समुदाय के साथ सीखेंगे। परियोजना आधारित अधिगम आपका कम्युनिटिव लर्निंग का एक भाग रहेगा या फिर एक पार्ट रहेगा, एक तरीका रहेगा। एक्सपेरिमेंट अगर ओनली एक्सपेरिमेंट होता है या एक्सपीरियंशियल होता है इसकी जगह, ठीक है, प्रयोगशाला ना होकर व्यवहार होता या अनुभव होता तो हम कम्युनिटी लगा देते हैं, और लैब में तो कम्युनिटी होगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही बचा हमारे पास, सेकंड ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन मॉडिफाइड एज, स्कूल का स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा? 5+3+3 तरीके से रहेगा। अगला है अमोंग टीचर एंड स्टूडेंट विच टाइप ऑफ रिलेशन एनहेंस लर्निंग, अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार के संबंध से अधिगम का संवर्धन होता है? तो पहले शायद क्वेश्चन इस तरह से बनकर आया था कि टीचर एंड स्टूडेंट के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच हमेशा एक संवेगात्मक रिलेशन होना चाहिए, इमोशनल रिलेशनशिप टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लर्निंग क्लासरूम एनहेंस बाय, लर्निंग क्लासरूम कैसे एनहेंस होगी या कक्षाओं में अधिगम कैसे विकास होगा? तो ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से हम जो लर्निंग है उसको क्लासरूम में एनहेंस कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों का इंटरेस्ट ला सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं,
बच्चों का जो क्या बोलते हैं मोनोटनी है उसको भी हम तोड़ सकते हैं, जो एक रास्ता है उसको भी हम तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है फोनोलॉजी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड रेफर्स टू, बालक के भाषाई विकास में स्वर विज्ञान निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो हमें पता है जो स्वर विज्ञान है वो साउंड से जुड़ा हुआ होता है, तो वाक् ध्वनि के सृजन से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अनुभवात्मक अधिगम है। अनुभवात्मक अधिगम किससे आता है? हैंड्स ऑन लर्निंग से आता है, हस्त आधारित अधिगम से आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स, डिजिटल अवसंरचना संसाधन। देखो काफी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि हमने पहले जो 2-3 पेपर डिस्कस करे और ये जो पेपर है इनमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगे, फिर उनको कोई निकाल नहीं पाएगा उनके अंदर से। व्हाट इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन प्राइमरी स्कूल विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य आवश्यकता क्या है? अनिवार्य आवश्यकता है FLN की, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। यहाँ पे फाउंडेशन आ सकता है, फंक्शनल आ सकता है, लेकिन वो टिक नहीं करना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ही आपको टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? हम जीवन में स्कूल के अलावा जो भी शिक्षा ले रहे होते हैं वो हमारी सारी अनौपचारिक शिक्षा ही होती है, जो हमें हमारे जीवन के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। एजुकेशन गेन्ड थ्रू वेरियस सोर्स इन लाइफ। When the child is directly exposed to life situation, the learning is called। जब बालक को जीवन की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है तो ये अधिगम क्या कहलाता है? जब प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है तो इसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम, रियल लाइफ लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, ये तीनों चीजें एक ही हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट, वन का दौरा करने से बच्चों में क्या बढ़ेगा? बच्चों में एक्सप्लोर करने की शक्ति बढ़ेगी। तो सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, आत्मनिरीक्षण क्षमता। सेल्फ एक्सप्लोरिंग मतलब खुद का एक्सप्लोर करना नहीं, यहाँ पे खुद से एक्सप्लोर करना, खुद ही चीजों को एक्सप्लोर करेगा वो है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड अफेक्ट लर्निंग इन क्लासरूम, कक्षा में अधिगम प्रभावित होगा, किससे होगा? गुड टाइम टेबल से, प्रॉपर डिजाइन करिकुलम से, गुड प्रिंसिपल से, या एसी क्लासरूम से? तो हमें पता है अधिगम प्रभावित होता है विधिवत अभिकल्पित पाठ्यचर्या से, प्रॉपरली डिजाइन करिकुलम से। अगला क्वेश्चन है इज एसोसिएटेड विथ स्किल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से क्या कौशल विकास से सहचर्यित है? स्किल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा होगा? इमोशनल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या अफेक्टिव डोमेन? तो जो आपकी स्किल है, स्किल जुड़ी हुई होती है किससे? साइकोमोटर डोमेन से, मनोगतिज क्षेत्र से। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, अधिगम से अभिप्रेत है मैनिपुलेशन ऑफ सर्कमस्टेंस, पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर, अचीविंग हाई एकेडमिक एक्सीलेंस या गैनिंग नॉलेज। हमें पता है लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ करिकुलम इन स्कूल इज, विद्यालय में पाठचर्या का प्रयोजन क्या है? पाठचर्या का प्रयोजन हमेशा लर्निंग से रिलेटेड ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन टाइमली, टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, टू स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स, टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स। तो करिकुलम का पर्पस होता है अधिगम के लक्ष्यों का मानकीकरण करना, टू स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स। अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ, पर्यावरण निम्नांकित में से किसका तत्व है? तो एनवायरमेंट किसका तत्व है? बिहेवियरिज्म का तत्व है, व्यवहारवाद का तत्व है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम निःशक्तता क्या है?
हालांकि ये तीनों की तीनों ही लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, लेकिन यहाँ पर लर्निंग का मतलब है बच्चों को सीखने में समस्या किस में आएगी, तो बच्चों को डिसलेक्सिया में आएगी। डिसलेक्सिया में बच्चा उल्टे सीधे अक्षर पढ़ता है, अक्षर उसे सही से दिखते नहीं हैं, तो पढ़ने के साथ साथ उसे बोलने की समस्या भी आती है, क्योंकि गलत पढ़ता है तो गलत ही बोलता है। डिस्ग्राफिया में शब्दों को बनावट नहीं समझ पाएगा, बनाने में समस्या आएगी। उसे पता है कि जो ये वाला एफ है ऐसे बनता है, लेकिन ऐसा है वह बना नहीं पाएगा क्योंकि हाथ उसका इस तरह से नहीं चलेगा। डिसकैल्कुलिया हमें पता है गणित से जुड़ी हुई है। ऑटिज्म एक सामाजिक विकार है जिसमें बच्चा ज़्यादा सामाजिक नहीं होता, अकेला रहता है, खुद ही गिनती पहाड़े या जो भी बोलना होता है खुद से बात करता रहेगा, बोलता रहेगा। गिनती पहाड़े तो क्या ही सीखेगा। द कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन द स्कूल इज, विद्यालयों में सामान्य मानसिक विकार कौन सा है? विद्यालयों में ज़्यादातर एंजाइटी डिसऑर्डर देखा जाता है, दुश्चिंता विकार या चिंता विकार, यानी बच्चों के अंदर या टीचर्स के अंदर ही बच्चों के अंदर अपने होमवर्क को लेकर, अपने वर्क को लेकर चिंता हो सकती है, टीचर्स को बच्चों को लेकर, एग्जामिनेशन टाइम को लेकर या फिर वर्कलोड को लेकर चिंता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोदर्पण स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मनोदर्पण स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मनोदर्पण स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन क्लासरूम, आप कक्षा में बौद्धिक निःशक्तता की पहचान कैसे करेंगे? रेस्टलेसनेस से, माल एडजस्टमेंट से, पुअर कॉम्प्रीहेंशन से या लोनलीनेस से? तो हम कक्षा में निःशक्तता की पहचान करेंगे पुअर कॉम्प्रीहेंशन से, अल्प समझ से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेप वुड फ्रॉम इंटरवेंशन फॉर दिव्यांग, वुड फॉर्म इंटरवेंशन ऑफ दिव्यांग, दिव्यांगों के हस्तक्षेप के लिए किस उपाय को प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसके लिए हम असेस एंड असिस्ट का प्रयोग करेंगे। आकलन और सहायता नहीं होगा, इसका सहायक और सहायता होगा। हर चीज़ उन तक पहुंच सके और वह उसका प्रयोग कर सके, जैसे बिल्डिंगों में रेलिंग लगवाना, व्हील चेयर देना, जो कम देख सकते हैं उसके लिए अलग अलग कलर के टाइलों का प्रयोग करना, मेट्रो स्टेशन पर अलग अलग लाइन की जो बनी होती है, ब्लू लाइन, येलो लाइन। इसका एक उद्देश्य ये भी है ताकि जिनको दिखता कम है वो समझ सके, जिनको सुनाई कम देता है वो समझ सके। व्हाट द स्कूल शुड टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशूज सॉरी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को निपटाने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? स्कूल को एक इंटीग्रेटिंग सोशल इमोशनल लर्निंग करना चाहिए, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम का एकीकरण करना चाहिए। अगला है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज एमंग चिल्ड्रन, बालकों को मानसिक संबंधी समस्याओं के निवारण में अभिभावक की क्या भूमिका रहेगी? अभिभावक की भूमिका रहेगी कि वह अपने बच्चों के साथ समय बिताए, एक्टिविटी वो आपस में शेयर करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनको हम जल्दी जल्दी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से क्या गंभीर मानसिक विकार है? सारे ही गंभीर हैं लेकिन इन सब में सबसे गंभीर है सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों में मानसिक रुग्णता का मूल कारण क्या हो सकता है? बच्चों की मेंटल इलनेस का स्कूल में मुख्य कारण हो सकता है हेरिडिटी एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अनुवांशिकी और मनोवैज्ञानिक तनाव। अगला क्वेश्चन है, वाई कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग सेंटर, निम्नांकित में से किसके कारण वह समुदाय एक महत्वपूर्ण अध्यापन अधिगम केंद्र होता है? सब्स्टिट्यूट टू स्कूल, इनफॉर्मल लर्निंग सोर्सेज, प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन रियल सेटिंग्स, एक्सटेंशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। ये स्कूल का विकल्प है। अनौपचारिक अधिगम स्रोत, उससे अधिगमकर्ता को वास्तविक परिस्थिति में कार्य करने का अवसर मिलता है। यह स्कूली गतिविधियों का विस्तार है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन रियल सेटिंग्स, यानी वास्तविक जीवन में, वास्तविक परिस्थितियों में उसे सीखने का अवसर मिलता है, इसलिए समुदाय एक अधिगम का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंस क्वालिटी ऑफ अ स्कूल लीडर इज, स्कूल के नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? तो स्कूल नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि वह दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कन्विक्शन की का गुण उसके अंदर होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द बेड क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज, यहाँ पे बेड सब वर्ड पढ़ लेना। बेड क्वालिटी क्या होगी?
एक लीडर का अवगुण क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड या पेसिमिज्म? तो उसका क्वालिटी होगा पेसिमिज्म, निराशावादी दृष्टिकोण। जबकि हमारा एक अच्छा लीडर है वो तो ऑप्टिमिज्म होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एन इफेक्टिव लीडर, प्रभावी नेता के रूपांतरकारी नेतृत्व विचार के अनुसार प्रभावी नेता कैसा होना चाहिए? यह मोटिवेट एंड इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, लोगों को अभिप्रेरित और प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीटीई इन स्कूल एजुकेशन? स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्या भूमिका है? देखिए एनसीटीई जो होती है, एनसीटीई जो होती है वो टीचर्स की एजुकेशन के लिए कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेट करती है, साथ ही टीचर्स की एजुकेशन से रिलेटेड पाठ्यक्रम का निर्माण भी करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में मानकों को बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ नेचर ऑफ लीडर? निम्नलिखित में से क्या नेता की प्रकृति नहीं हो सकती? अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस? तो लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी किसी नेता की प्रकृति नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, द की फ्रेज ऑफ ऑथोरिटेटिव लीडरशिप इज, सत्तावादी नेतृत्व के अंतर्गत मूल पदबंध क्या है? ऑथोरिटेटिव खुद की ही चलाता है, खुद एक बैठ जाएगा और बोलेगा सबसे कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आई डायरेक्ट यू फॉलो, मैं निर्देश देता हूँ आप उसका अनुपालन करें। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आई डायरेक्ट यू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ हेडमास्टर एज एन अकेडमिशियन इज, शिक्षाविद के रूप में प्रधान अध्यापक की क्या भूमिका रहेगी? शिक्षाविद के रूप में प्रधान अध्यापक की भूमिका रहती है टू प्रोवाइड अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडरशिप एक्सरसाइज अ मिनिमम कंट्रोल? निम्नलिखित में से किस नेतृत्व में न्यूनतम नियंत्रण होता है? सबसे कम नियंत्रण होता है लेसेस फेयर लीडरशिप में। हस्तक्षेप नेतृत्व, इसमें उसको कुछ मतलब नहीं है क्या चल रहा है, जिसे जो समझ में आए वो करता रहो। अगला क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग प्रॉपर प्लानिंग द हेड मास्टर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ, समुचित योजना निर्माण के लिए प्रधान अध्यापक को किसकी सहायता लेनी है? लोकल अथॉरिटी, प्यूपल टीचर पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? तो प्रॉपर प्लानिंग के लिए हेड मास्टर को प्यूपल टीचर पेरेंट्स की अनुमति लेना चाहिए, शिक्षक अध्यापकगण और अभिभावकों की। अगला क्वेश्चन है, द NEP 2020 हैज रिप्लेस्ड, NEP 2020 किसके स्थान पर आई थी? तो ये NPE लिख दिया यहाँ पर, NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं। NEP 1986 के रिप्लेसमेंट में आई थी ये, NPE तो नहीं था यार, NEP ही था वो, ठीक है। चलो तो 1986 के रिप्लेसमेंट में आई थी, लेकिन NEP आना चाहिए था, यहाँ पर NPE लिखा है, इस वजह से फिर फर्स्ट टिक कर देंगे। लेकिन 1968 तो बहुत पुरानी थी, उसकी जगह तो 1986 वाली आई थी, 86 की जगह 2020 आई थी, तो NEP कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, न्यू NEP 2020 emphasize on which one of the following to facilitate learning among socio-economically disadvantaged group? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में असामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित में से किस पर बल दिया था? तो इन्होंने बल दिया है ODL पर, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर, मुक्त और दूरस्थ अधिगम पर। अगला है, NEP स्टैंड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 मेनली एम्फेसाइज्ड इन प्राइमरी एजुकेशन, NEP 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा पर किस पर बल दिया? तो किस पे बल दिया था? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, प्रकार्यात्मक साक्षरता एंड संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान, जो भी है वो टिक कर देना। सॉरी, गलत हो गया। ये गलती आप एग्जाम में मत कर देना जो गलती मैंने यहाँ पर करी है, ठीक है। और मैंने हालांकि पहले क्वेश्चन में बोला था फंक्शनल वाला टिक मत करना। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान,
मूलभूत की जगह बुनियादी भी आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर RT एक्ट 2009 मिनिमम नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर इज 45 आवर्स, 45 घंटे। एज पर RT नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू क्लास 8th क्लास तक बच्चे को नहीं रोका जाएगा। अगला है, विच सेक्शन ऑफ RT एक्ट 2009 डील्स विथ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सर्विस ऑफ टीचर्स। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का उल्लेख है? तो अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का उल्लेख है आपके आर्टिकल सेक्शन 23 में। ठीक है, सेक्शन 22 किससे जुड़ा हुआ है? सेक्शन 22 ये कहता है कि स्कूल डेवलपमेंट जो है ना, स्कूल डेवलपमेंट के लिए जो योजना है वह योजना बनाएगी SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाएगी। सेक्शन 24 कहता है, सेक्शन 24 हमें टीचर्स की ड्यूटी बताता है या टीचर्स के दायित्व बताता है कि एक टीचर्स के दायित्व क्या है, जैसे टाइम पे आना, बच्चों को पढ़ाना। सेक्शन 25 बताता है कि टीचर एंड स्टूडेंट्स में क्या रेशो रहना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, धारा 23। अगला क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 3 ऑफ RT एक्ट 2009 द स्कूल शुड नॉट रिजेक्ट एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, किस एज ग्रुप के बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं करेगा? तो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। हमने हमारे ही स्कूल में एक बच्ची को 7th क्लास में एडमिशन दिया है। क्या कारण था 7th क्लास में एडमिशन देने के कारण? क्योंकि वह कभी स्कूल ही नहीं आई, ना कभी उसके पेरेंट्स उसका नाम लिखवाने स्कूल में आए। ठीक है, वो बच्ची उसकी मतलब एज इतनी हो गई थी कि उसको 7वीं क्लास में ही हमें एडमिशन देना पड़ा। तो 6 से 14 साल के बच्चे को उनकी एज के अकॉर्डिंग आप क्लास में एडमिशन दोगे। हमने 7th क्लास में उसे एडमिशन दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, एज पर RT एक्ट 2009 प्राइवेट स्कूल ऑल्सो एडमिट चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन क्लास फर्स्ट इज, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी विद्यालयों के लिए भी किसी यानी जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके लिए भी अनुबंधन है कि कक्षा 1 में कमजोर वर्ग के बालकों को प्रवेश देंगे। ऐसे बालकों के प्रवेश का प्रतिशत कितना निर्धारित है? 25%। 25% सीटें रिजर्व रखेंगे वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए। तो ये पेपर हमने डिस्कस करा, अभी तक का सबसे तेज इसको डिस्कस करा है, क्योंकि अगर हम 8-10 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन रिपीटेटिव थे, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।